बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने बिज़नेस रिसर्च मेथड का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। इससे पहले हमने रिसर्च के हॉलमार्क्स पढ़े थे जो कि उम्मे ज़कैरन की बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर मौजूद हैं। आज हम अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं जी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि रिसर्च जो होती है ये साइंटिफिक बेसिस के ऊपर होती है। मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लॉजिक्स हैं और दूसरा इसमें आप ये कह सकते हैं कि मेथडोलॉजीज़ होती हैं कि रिसर्च के अंदर कोई भी जो बात है वो विदाउट लॉजिक नहीं की जाती, और अगर कोई मसला आ जाए तो उसको मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अब आगे जो है चलते हैं जी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड होता क्या है। हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट से हम खुद से बड़ी ज़्यादा बातें अज्यूम करते हैं या बातें बना लेते हैं या मज़ीद स्टेटमेंट्स जो हैं वो पास करते हैं। दैट इज़ नाउन एज अ इंडक्टिव स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं डिडक्टिव, यानी डिडक्ट करने से निकला है कि हम चीज़ को काट देते हैं या कम करते हैं। इससे मुराद ये है कि हमारे पास बेशुमार किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सब स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट के अंदर बंद कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा कि मिस्टर अली के बारे में अगर बेशुमार किस्म की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि उसके हक़ में जाती हैं, तो मैं ये बोल दूंगा कि मिस्टर अली इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब मिस्टर अली इज़ अ गुड बॉय, मैंने बड़ी सी उसकी खूबियाँ थी जिनको एक स्टेटमेंट के अंदर बंद कर दी है, इस स्टेटमेंट को बोलूँगा ये डिडक्टिव स्टेटमेंट है। और इंडक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर मेरे सामने ये स्टेटमेंट लिखी हो कि अली इज़ अ बैड बॉय, तो मैं इस स्टेटमेंट से बेशुमार जो बातें हैं वो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। अब चलते हैं मज़ीद आगे थोड़ा सा कि हमारा हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो मेथड है इसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो रिसर्च है उसको एक फाइनलाइज प्रोसेस की तरफ लेकर जाएं या जा सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के टोटल 7 स्टेप हैं। इसके अंदर हम 8 स्टेप और मतलब 4 स्टेप और डालेंगे तो हमारा एक और क्वेश्चन बन जाएगा, उसका नाम है रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको साथ साथ इसमें बताता चलूँगा। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस आ रहा है जी हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का, उसमें आता है जी आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है? जैसा कि हमें ये पता है कि रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर सकें। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम उसको ब्रॉड वे में सोच रहे होते हैं कि अगर मैं बड़े पैमाने में इसको सोचता हूँ तो प्रॉब्लम या मसला कहाँ पे आ रहा है। मसला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है और वो ये कहता है कि मुझे सैलरी से इशू है, तो अगर आप सैलरी भी उसकी बढ़ा दो फिर भी वो कहे जी मैं काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप बड़े लेवल पे सोचते हैं कि एम्प्लॉय क्यों यहाँ से छोड़कर जाना चाह रहा है। आप ये देखते हैं कि क्या क्या वो 12 साल में 12 महीने काम कर रहा है, क्या वो आउटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहा है, क्या उसकी सोशल लाइफ किसी पॉइंट पे डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, या उसकी और जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो भी रही हैं या नहीं हो रही। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये आ जाती हैं आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, कि आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको बड़े लेवल पे सोचते हो। ठीक है, कि इसमें ये मसला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये मसला भी हो। उसके बाद फिर आगे आता है जी डिफ़ाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डिफ़ाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये वो स्टेप है जिसमें आप क्या करते हैं कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है उसको डिफ़ाइन करते हैं। आप ये कहते हैं जी एम्प्लॉयज़ और इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनकी सैलरी सेटिस्फेक्शन, सोशल लाइफ से ये प्रॉब्लम थी। अब उसमें से जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि सैलरी और मोटिवेशन जो है ये मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो छोड़ कर चले जाते हैं। थर्ड वन इज़ द डेवलप हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस उसके बाद डेवलप करते हैं जी। हाइपोथेसिस बेसिकली ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। अब हाइपोथेसिस जो है वो इसलिए भी जनरेट किए जाते हैं कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है क्या वो स्टेटमेंट ठीक भी है या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी यहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सैलरी की वजह से छोड़कर जा रहे हैं, तो हाइपोथेसिस कहता है या तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है या फिर ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसके अंदर फिर दो किस्म के हाइपोथेसिस आ जाते हैं जिसमें नल और अल्टरनेटिव है, जिसके बारे में डिटेल चैप्टर नंबर 5 के अंदर मौजूद है। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और अल्टरनेटिव कहता है कि यस देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, या फिर इसके ऑपोजिट भी बात कही जा सकती है। सो नेक्स्ट वन इज़ द डिटरमिन द मेजर की बात कर रहे हैं
कि हमारा जो है हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हमने उसके मेजर जो हैं वो डिटरमिन करने हैं। मेजर से क्या मुराद है, इसके जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफरेंट मेजरमेंट टूल से जो है वो मेजर किया जाता है। स्टूडेंट जैसे देखें, हमने अगर अपना वेट मेजर करना है तो उसके लिए वेटिंग मशीन है। अगर हमने बुखार अपना चेक करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है जी, बताएं ज़रा, थर्मामीटर यूज़ होता है। इसी तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैमाने मौजूद होते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ को गलत चीज़ से मेजर करेंगे तो हो सकता है कि हमारे रिजल्ट जो हैं वो ठीक ना आए। नेक्स्ट वन इज़ द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास डाटा कलेक्शन के लिए दो टूल्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो इसमें हमारे पास इंटरव्यू आ जाता है, क्वेश्चनियर आ जाता है, सर्वे आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे काम के लिए ज़रूरी होता है। डाटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट वन इज़ द डाटा एनालिसिस की बात कर रहा है जी। हमने नेक्स्ट वन क्या करना होता है, डाटा को एनालाइज करना होता है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है क्या वो डाटा बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड है, एक्यूरेट है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने किसके अंदर देखनी है जी, डाटा एनालिसिस के अंदर देखनी होनी है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको आप क्या करें कि आगे चला दें, आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसको आगे पेश कर दें। दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रेट कर दें चीज़ों को आगे। अब ये इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जो भी रिसर्च की होगी उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद या उसको प्रेजेंट करने के बाद या उसका सोल्यूशन देने के बाद अगर उसमें किसी किस्म की खामी रह जाएगी तो वो खामी आपको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई होगी, आप उसको फौरी तौर पे ठीक भी कर सकते हैं। ये बेसिकली है इसके हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। अब यहाँ पे डिडक्टिव के बारे में भी पढ़ा हुआ है और इंडक्टिव रीजनिंग भी पढ़ा हुआ है। ये आपने स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करनी है, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा अगले क्विज़ में। और मैंने जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि एक होता है डिडक्टिव रीज़न और दूसरा होता है इंडक्टिव रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें ऑब्स्टेकल्स, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम जो है जैसे एथिकल पॉइंट जैसे साथ साथ चल रहे होते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम भी जो हैं वो इसमें सामने आ रही होती हैं। हमने दोनों को साथ ही लेकर चलना होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में